तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और उसमें 2 या 3 पार्ट और बचे हैं। उसके बाद में फिर आप लोगों के जो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 12 बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को भी स्टार्ट कीजिए, पूरी बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको कराइए। तो उसी के अंतर्गत देखते हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्लास 12 बायोलॉजी में आज हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा तो आपको कितने नंबर के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा। और साथ ही में आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कि चित्र वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी, किस प्रकार से आपको चित्र वगैरह बनाना है और जो भी महत्वपूर्ण चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं। तो आप लोग कुछ करना नहीं, खाली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल 50 रुपीज़ चार्ज है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ पर इसकी वीडियो बन ही रही है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें। और अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से फॉलो कर लिया, चाहे वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके बहुविकल्पी हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप हो, ठीक, सारे प्रश्न यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए प्रश्न, उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराया जा रहा है। तो अगर आपने सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से फॉलो कर लिया तो अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक, तो करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस को आराम से आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट करते हुए रहना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसकी जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आज ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है, तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी प्रकार के और भी पार्ट्स को पाने के लिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, 2015 में, 19 में, 20 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका अलग से भी पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोगों को इसको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ताकि अगर आप लोगों से ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जाएं तब भी आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस प्रकार इसका आंसर आपको बताना है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी चीजों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार से इसको समझना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है इसमें, एक आपका भ्रूणकोश होता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका आपकी बीच में होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो कोशिका होती है बीच वाली से हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। तो जो आपका 2 नरयुग्मक होते हैं, तो एक नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और युग्मनज का निर्माण करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। और वहीं पर एक जो दूसरा जो नरयुग्मक बचता है वो आपका ये जो आपको बीच में देख पा रहे हैं द्वितीय कोशिका के साथ संयोजन कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 केंद्रक पहले से थे, एक केंद्रक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 केंद्रक हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, त्रिसंलयन और साथ में संयुग्मन। ठीक, तो ये जो दोनों चीजें होती है, यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, 2 निषेचन हो रहा है। एक निषेचन आपका मादा युग्मक के साथ हो रहा है, यानी कि अंड कोशिका के साथ हो रहा है, दूसरा हो रहा है द्वितीय कोशिका के साथ। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि यह जो प्रक्रिया हो जाती है क्या कहलाती है, आपकी द्विनिषेचन प्रक्रिया कहलाती है। और जब आपका एक नरयुग्मक 2 द्वितीय कोशिकाओं से मिलता है, नहीं कह सकते, जब आपका एक नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। ठीक, तो त्रिसंलयन भी आप लोग समझ गए होंगे और द्विनिषेचन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश में एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि कह सकते हैं हम लोग 2n युग्मनज का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक क्या कह सकते हैं कि अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो संयुग्मन कहलाती है। ठीक, आगे आप लोग बताएंगे जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि 2n पहले से था, यानी कि 2 केंद्रक वहां पहले से उपस्थित थे, के साथ मिलकर त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि वहां पर
2n पहले से थे और वहाँ पर एक और n मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, और यह जो प्रक्रिया होती है त्रिसंलयन या फिर त्रिसमेकन कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं कि द्विनिषेचन क्या होता है, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इस प्रकार दोनों युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, तो जो आपके दो नरयुग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, दो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक, अतः संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों निषेचन के ही भाग होते हैं, यानी कि जो संयुग्मन होता है साथ ही में आपका त्रिसंलयन होता है, दोनों क्या होते हैं, द्विनिषेचन के ही भाग होते हैं। और संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज जो होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है तथा त्रिसंलयन के पश्चात जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है वो आपका भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब ये भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूणपोष वो होता है जिसमें क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है, जिससे क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो जो विकासशील जो भ्रूण होता है वो क्या करता है, उससे अपना भोजन प्रदान करता है। ठीक, यानी कि पोषण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें बतानी है, इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है लघु बीजाणु जनन व फिर गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। ठीक, तो हम लोग को क्या बताना है, लघु बीजाणु जनन में अंतर बताना है और गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जनन में अंतर बताना है। ठीक, 2014 में, 12 में, 16 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इन दोनों में किस प्रकार से अंतर बताएंगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है या जो प्रक्रिया होती है कहाँ पर होती है, यहाँ के पुंकेसर के पराकोष में होती है। ठीक, और वहीं पर अगर गुरु बीजाणु जनन की बात करें तो यह प्रक्रिया जो होती है वो बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें परागकण या फिर लघु बीजाणु बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आपका हो गया। वहीं पर हम लोग गुरु बीजाणु जनन की बात करें तो इसमें आपका गुरु बीजांड या फिर भ्रूणकोष बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरा पॉइंट भी इसमें क्लियर कर चुके होंगे। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है, इसमें लघु बीजाणु जनन में 4 कोष का भाग लेते हैं, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें अगर हम लोग बात करें गुरु बीजाणु जनन में तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोष का भाग लेती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपका होता है परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। ठीक, 2018 में, 17 में, 15 में और 10 में ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से आपका परिपक्व परागकोश का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसका चित्र होता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका देख पा रहे होंगे ये क्या होता है, ये आपका परागकण होता है। वहीं पर जो आपके ये क्या जो पार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, परागकोश है। इस प्रकार से जब हम लोग परागकोश को काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो इस प्रकार से आपका संरचना देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और वहीं पर हम लोग बात करें तो ये जो आपका देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर वाली जो परत होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। उसके जो अंदर वाली परत होती है हम लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग अंतःस्तर कहते हैं। और एक बीच में इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं इसे हम लोग संवहन पूल या फिर संवहन मंडल कहते हैं। और यहाँ पर एक रंध्रक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना, फिर नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका बनाएंगे और इसे अपनी कॉपी में बना करके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, 4-5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरह से तैयार कर लेना, ताकि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से इसका चित्र बना करके समझा पाए। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। 2016 में, 2014 में और 2008 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि अनिषेक फलन शब्द जो है वो नैल ने दिया, समानता निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका अंडाशय होता है वो समानता निषेचन के पश्चात ही फल में बदलता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक, और यह प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, तथा जो इससे फल बनते हैं उस फल को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं केला आदि। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट करेंगे इसमें। तो आप लोग सबसे पहले मैं एक बार और इसको बता देता हूं ताकि आप लोग समझ लेना कि जो अनिषेक फलन है शब्द नहल ने दिया, समानता निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है अनिषेक फलन कहलाती है, तथा जो फल होते हैं वो अनिषेक फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता सकते हैं केला आदि। ठीक, तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लो। तो अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो आपका होता है निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो इसमें से हम लोग को 2 चित्र बनाने हैं, जिसमें आपका पहला होता है पालिनिया और दूसरा होता है भ्रूणकोश। तो जो भ्रूणकोश होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में भ्रूणकोश का चित्र बना करके दिखाया था। तो उसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। जो भ्रूणकोश का चित्र होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भ्रूणकोश का चित्र है आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार आया है, और पालिनिया का जो चित्र है वो आपके बोर्ड परीक्षा में 1 बार आया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ गया होगा कि कौन सा चित्र आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों को आपको समझना है क्योंकि दोनों आपके बोर्ड परीक्षा में
आए हुए प्रश्न है। तो इसका चित्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। जो पालनिया की बात करें तो इस प्रकार से आपका होता है, ये जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है हम लोग पालनिया का जोड़ा कहते हैं। बाहर जो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसे हम लोग डिस्क कहते हैं, और जो आपके इस प्रकार से निकला हुआ है कार्डिकल कहते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। भ्रूणकोश की बात करें तो भ्रूणकोश आप समझ ही गए होंगे कि जो ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं होती है हम लोग प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं। जो बीच में होता है हम लोग द्वितीय केंद्रक कहते हैं, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, और अगर कोशिका की बात करें तो द्वितीय कोशिका होती है। ठीक, समझ गए होंगे। फिर अगर नीचे वाली जो बात करें 3 कोशिकाएं होती है, इसमें जो आपका अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं, और जो बीच की जो बड़ी वाली कोशिका होती है हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी चित्र बना लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होता है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, 2014 में और 2017 का एक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में हो सकता है 2023 में भी ये प्रश्न आ जाए। तो इसे आप लोग समझना है कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर होता है। ठीक, तो होता यह है कि जब एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपको क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। ठीक, यानी होता यह है कि जो एक पुष्प होता है उसके जो परागकण होते हैं जब उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो वह जो क्रिया होती है आपकी स्वपरागण कहलाती है। और वहीं पर अगर हम लोग एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपके क्या कहलाती है, आपके परपरागण कहलाती है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है कि जो पौधा होता है एक ही होता है, उसमें जो पुष्प होता है वो भी आपका एक ही होता है। उसमें क्या होता है कि एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आपकी स्वपरागण कहलाती है। लेकिन अगर हम परपरागण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं उसी जाति के दूसरे पादप यानी कि दूसरे पौधे के जो पुष्प होते हैं उसके वर्तिका पर पहुंचते हैं, तो यह जो क्रिया होती है आपकी परपरागण कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग पहला पॉइंट समझ गए होंगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है उसे भी आप लोग देख लीजिए। इसमें जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है इसमें पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और वहीं पर हम लोग परपरागण की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो पुष्प होते हैं वो प्रायः एक लिंगी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि जो स्वपरागण होता है इसमें जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित और रंगीन नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग परपरागण की बात करें तो इसमें पुष्प जो होता है सुगंधित होता है, साथ में रंगीन भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। इसमें आपका अगला पॉइंट है कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी माध्यम की आवश्यकता स्वपरागण में नहीं होती है। और वहीं पे हम लोग परपरागण की बात करें तो परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आपका होता है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर कीजिए। ठीक, 2013 में और 2018 में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जो भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। तो भ्रूणकोश की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो भ्रूणकोश होता है वो अगुणित होता है, यानी कि एन होता है। ठीक, और वहीं पर हम लोग भ्रूणपोष की बात करें तो भ्रूणपोष जो आपका होता है त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बनता है, आपका भ्रूणपोष बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे भ्रूणपोष में पहला पॉइंट भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है भ्रूणकोश में, आप लोग इसमें बताएंगे कि इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है, यानी कि आप लोग बता सकते हैं भ्रूणकोश होता है इसका विकास किससे होता है, क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है। ठीक, वहीं पर हम लोग भ्रूणपोष की बात करें तो इसका विकास जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लें। इसमें अगला पॉइंट है आपका यह भ्रूण के विकास में सहायक है, यानी कि जो आपका भ्रूणकोश होता है यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। और वहीं पे अगर भ्रूणपोष की बात करें तो यह भ्रूण के पोषण में, यानी कि भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक, तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। इसमें आपका अगला पॉइंट होता है इसमें भोजन संचित नहीं होता है, तो इसका भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका फिर इसमें अगर हम लोग बात करें भ्रूणपोष में तो इसमें भोजन संचित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसे सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से नोट करना है, याद कर लेना है, ताकि अपने बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।